हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अपन पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कोई बात नहीं, वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, खुद ही ट्राई करके देख लेना। जो जो पार्ट्स मैंने बताए आपको खुद ही देख लेना उसमें, है ना। बस आवाज़ मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है ना। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप लोग डिस्टर्ब ना करें मुझे। इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, दोनों का ही है। पुष्पी पादपों में कल मैंने बताया नहीं आपको, इसमें भागफल डाल लेना। इसको अपन क्या है 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे तुम्हें पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। अब इधर देखिए, कल मैं आपको चैप्टर को भागफल चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कल पुष्प के बारे में बताया था। काफ़ी कुछ बता दिया था पुष्प के बारे में मैंने आपको। 4 चक्र होते हैं पुष्प के, है ना। उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आवश्यक चक्र और एक सहायक चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत हमने पढ़े थे बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक चक्र के अंतर्गत हमने पढ़े थे पुंमुंग और जायांग, ठीक है। सहायक चक्र क्या करेंगे, लैंगिक जनन में मदद करेंगे, और आवश्यक चक्र लैंगिक जनन में भाग लेंगे। तो कल मैंने आपको इसके बारे में सब बता ही दिया था। अपने चल रहा था पुंमुंग, एंड्रोसियम। डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। डाल लो आप लोग। तीनों बता दिए थे ना मैंने आपको, पुतंतु तक तो हो गया था ना, उसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो डाल लो, पुंमुंग डला हुआ होगा, एंड्रोसियम आगे देख लीजिए आप लोग। हाँ, वो मुझे पता है, मैंने आपको पुंकेसर के बारे में बताया था। पुंमुंग किसे कहते हैं, बहुत सारे पुंकेसर को अपन संयुक्त रूप से पुंमुंग बोलेंगे। ये पादप का क्या है, नरभाग, मतलब पुष्प का नरभाग है, ठीक है। तो समस्त पुंकेसर को संयुक्त रूप से अपन पुंमुंग बोलते हैं। अगर एक पुंकेसर लेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पुंकेसर, है ना। और पुंकेसर की भी अपन ने 3 संरचना देखी थी, परागकोश, योजी और पुतंतु। तो अपन अब पुंकेसर की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुंमुंग के अंदर किसकी संरचना, पुंकेसर की। तो आप डाल लो पुंकेसर की संरचना इसके अंदर। पुंकेसर को याद है ना, स्टेमन बोलते हैं, है ना। डाल लिया। अब देखिए, सामने सिर्फ समझने का काम है पहले, फिर मैं आपको आराम से लिखा दूंगी। पहले अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आप चीज़ को अगर ढंग से नहीं समझोगे तो लिख भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। तो इसलिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बीच में डिस्टर्ब मत करना समझाते वक्त, है ना। और बाद में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तो मैं बोल दूँगी आपको कि क्या पूछना है आपको, वो पूछ लेना मेरे से। मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। तो ये बताया था मैंने आपको, ये परागकोश है। परागकोश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंथर।
ये कनेक्टिव है योजी, और ये पुतंतु मतलब फिलामेंट। ठीक है, यहाँ तक तो बता ही दिया था। अब अपन देखने जा रहे हैं परागकोश के अंदर क्या होता है। तो इसके लिए अपन यहाँ से इसका क्या लेंगे, अनुप्रस्थ काट। जब अपन इसका अनुप्रस्थ काट लेंगे, ये अगर ऐसे काट लिया जाता है तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, और अगर ऐसे काटते हैं तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो अपन इसका अनुप्रस्थ काट लेंगे, और उसके अंदर क्या क्या संरचना देखने को मिलेगी वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था अपन ने इसको बीच में से काट लिया है, तो ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पे नज़र आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो परागकोश है 2 पालियाँ हैं इसकी। अगर ये 2 पालियाँ भी 2 चेम्बर में डिवाइड होती है, मतलब 4 चेम्बर में, एक पाली में 2 चेम्बर, 2 इंग्लिश में चेम्बर बोलेंगे और हिंदी में प्रकोष्ठ। ठीक है, तो ये जो 2 प्रकोष्ठ इधर होंगे और 2 प्रकोष्ठ इधर होंगे, तो कुल मिलाकर 4 प्रकोष्ठ यानी कि 4 चेम्बर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको जब अनुप्रस्थ काट को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो ये प्रकोष्ठ हैं, और इस प्रकोष्ठ को एक और नाम से बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे इसको, लघु बीजाणुधानी। अब अपन लघु बीजाणुधानी ही शब्द इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। ये तो बता दिया मैंने, ये प्रकोष्ठ है आपको, है ना पहले। अब इसका लघु बीजाणुधानी मतलब इन प्रकोष्ठ को लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी है। अब इसके अंदर निर्माण होता है लघु बीजाणु यानी कि परागकण। लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है। दोनों शब्द बुक में मिलेंगे आपको, लघु बीजाणु भी और परागकण भी। तो यहाँ पर देखिए, लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु, इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोस्पोर, का निर्माण होता है। इसी को ही बोलते हैं परागकण। हाँ, स्पोर, SPORE, स्पोर। ठीक है, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ तक तो बना लो इसको। हाँ, चारों को ही लघु बीजाणुधानी। पहले ये बनाओ, ठीक है, फिर ये बनाओ। कल मैंने आपको बताया था दल कोरोला, उसमें डबल एल आएगा भाई, उसमें दलपुंज बताया था ना कल मैंने आपको, कोरोला, उसमें डबल एल कर लेना।
अधोस्तरीय। इस डायग्राम के नीचे लिख लेना परागकोश का अनुप्रस्थ काट, इसके नीचे। अनुप्रस्थ काट। नोट कर लिया? हाँ, ये इसका ऊपर का हिस्सा है अगर काटेंगे तो, ठीक है ना। बीच में से काट देंगे ना तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, ये नीचे वाला हिस्सा। नोट कर लिया? अब इधर देखिए, अपन छोटे से भाग, इसका ये वाला भाग है, इसको जूम करके देखेंगे एक तरह से, मतलब इसके संरचना के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, देखिए अगर उस छोटे से हिस्से को अपन उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो क्या क्या दिखता है हमें, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होगा, किस प्रकार से परागकण यहाँ पर बनेंगे। तो उसका भी अपन अनुप्रस्थ काट लेते हैं, फिर अंदर क्या नज़र आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेल होती है, उसको हम बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोशिका है, अधोस्तरीय कोशिका लेंगे यहाँ पे, हाइपोडर्मल सेल। अब इसमें क्या होगा, ये सेल आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी, विभाजन करके आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उस कोशिका का, एक कोशिका का निर्माण करती है जिसे प्रपुष्प कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोशिका विभाजन करके आकार में वृद्धि करेगी और एक कोशिका का निर्माण करेगी जिसे अपन बोलेंगे प्रपशु कोशिका।
आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। और ये कोशिका भी आगे विभाजन करके दो कोशिका का निर्माण करेगी, आगे जाके दो कोशिका में ये डिवाइड हो जाएगी। एक कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी कोशिका बनेगी प्राथमिक पुबीजाणुजन कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, उसको बोलेंगे प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियम सेल। इंग्लिश नाम बाद में लिखा दूंगी, ठीक है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे ना, तो लघु का अर्थ यहाँ पर माइक्रो से है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले एक कोशिका होती है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नई चीज़ है ना, इसलिए। सबसे पहले एक कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, वो आगे इसको बोलेंगे हाइपोडर्मल सेल, ये आगे जाके विभाजन करके आकार में बड़ी हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे प्रपुष्प कोशिका। आर्कीस्पोरियल सेल जो आगे जाकर विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, एक बनेगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक बनेगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। कहने का मतलब है ये आगे जाके एक कोशिका और बनाएंगी और ये एक कोशिका और बनाएगी, और ये कोशिका आगे जाकर 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बन जाएगी। कोशिकाओं का समूह बनकर यहाँ पर तैयार होगा। कौन सी वाली कोशिका? ये वाली कोशिका, ठीक है। विभाजन करेगी और बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेगी, और ये समूह आगे जाकर इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। इस तरीके से व्यवस्थित होकर इसके चारों ओर व्यवस्थित होकर स्तरों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? स्तरों का। 3 प्रकार के स्तर यहाँ पर बनेंगे, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक, यानी कि आंतरिक स्तर टेपिटम। तीसरा स्तर होता है टेपिटम। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी अभी आगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्तर यहाँ पर बन के तैयार होंगे, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। तो यहाँ तक तो नोट कर लो आप लोग, इसको मत बनाना, ये अंदर जो है ये चित्र मत बनाना, ये नोट करो साइड में, जो चित्र अभी बाद में बनाएंगे। हाँ, ARCHEPRORIAL, आर्कीस्पोरियल। इनका इंग्लिश नाम भी लिख लेना, प्राथमिक प्राइमरी
पेराइटल सेल। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियस सेल। हो गया। तो यहाँ जाकर ये कोशिका विभाजित होकर 3 प्रकार के स्तर बनाएगी, ये तो बता ही दिया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए वो 3 स्तर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बाह्य स्तर, बाह्य स्तर का कार्य होगा कोशिका को, मतलब परागकणों को, इसके अंदर परागकण बनेंगे तो इसका कार्य होगा परागकणों को सुरक्षा प्रदान करना। तो बाह्य स्तर का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद जो मध्य स्तर बनेगा, हंसी क्यों आ रही है, क्या बात है भाई, क्लास के बात करना मजाक है ना। इधर देखो, तो इसके बाद मध्य स्तर 3 लेयर का होगा, 1 से 3 लेयर होगी उसमें। टेपिटम। इस प्रकार से मध्य स्तर की 3 लेयर यहाँ पर उपस्थित होती है, और उसके बाद आंतरिक स्तर जिसे हम बोलेंगे टेपिटम। ये सबसे आंतरिक स्तर है टेपिटम। अब ध्यान से सुनेगा कि बाह्य स्तर तो सुरक्षा का कार्य करेगा, और मध्य स्तर और आंतरिक स्तर जिसे हम टेपिटम बोल रहे हैं, ये परागकणों को, लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करता है, इसलिए ये नष्ट हो जाती हैं। ये वाला स्तर और ये वाला स्तर नष्ट हो जाएगा, और परागकण जब यहाँ बन जाएंगे तो उन परागकणों को पोषण देने का यहाँ पर कार्य करेगा। तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? नहीं, जब परागकण बन जाएंगे, अभी परागकण बने नहीं है, कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है ना। अभी तक तो इतना ध्यान रखिए कि ये एक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा, और ये 3 स्तर मध्य स्तर में होंगे, और एक टेपिटम, ये दोनों पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। ये तो बात हुई प्राथमिक भित्तीय कोशिका।
अब इधर सुनिए, प्राथमिक पू बीजाणुजन कोशिका का क्या कार्य होता है। तो प्राथमिक पू बीजाणुजन कोशिका यहाँ पर समसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करके यहाँ पर ये कोशिका का निर्माण करेगी, जिसे बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा, जो आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनता है भाई? एक कोशिका से 4 बनेगी ना, और 4 से इससे भी 4 बनेगी, फिर इससे भी 4 बनेगी, इससे, तो कुल मिला के 16। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ बन जाएगी, और प्रत्येक कोशिका से एक परागकण का निर्माण हो जाएगा, और यही कोशिकाएं आगे जाके किसका निर्माण करेंगी? परागकणों का निर्माण करेगी, यानी कि लघु बीजाणु का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो ये है परागकण या लघु बीजाणु। ये डायग्राम बना लो, ठीक है। वही क्यों कर रही है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाके फिर करेगी ना अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री में ये अंतर होता है कि समसूत्री में जो गुणसूत्र होंगे ना, अगर वो उसमें 2n है तो इधर भी 2n, लेकिन अर्धसूत्री में आधे रह जाएंगे, 2n का n। नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगी, ठीक है? दोबारा फिर रिपीट कर दूंगी, ठीक है ना? पहले आप इसको नोट कर लो। नहीं है ना? बिल्कुल पहले पढ़ा नहीं है ना, इसलिए नहीं है। और देखो बायोलॉजी है तो ऐसे ही नाम आएंगे, नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, नाम ही बहुत ऐसे ही है ना तो ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये स्तरों के नाम भी लिख लेना। टेपिटम का कार्य एग्जाम में पूछा जाता है। टेपिटम का कार्य क्या है? तो विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई ना इसमें कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, परागकणों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो उसके लिए पहले तो स्तर बनना जरूरी है, क्योंकि यही स्तर जब परागकण बन जाएंगे तो उनको पोषण प्रदान करेंगे। तो ये अपन ने इसमें यही पढ़ा है कि किस प्रकार से ये स्तरों का निर्माण हुआ और किस तरीके से लघु बीजाणु यहाँ पर
बने। ये वाली कोशिकाएं भी ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लघु बीजाणु बोलो या परागकण, दोनों में से एक नाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दोनों एक ही है। हो गया तो दोबारा रिपीट कर दूं? नोट कर लिया? नोट कर लिया? देख लो एक बार फिर। इधर देखिए, सबसे पहले अपन ने ली अधोस्तरीय कोशिका। एक कोशिका अधोस्तरीय कोशिका जो विभाजन करके आकार में बड़ी हो जाएगी और प्रपशु कोशिका का निर्माण करेगी। और ये भी कोशिका आगे जाके विभाजन करेगी और दो प्रकार की कोशिका यहाँ पर बनेगी। एक बनेगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक बनेगी प्राथमिक पूबीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजन करेगी और एक से ज़्यादा बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बनेगी। फिर वो कोशिकाएं व्यवस्थित होकर स्तरों का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले जो स्तर बनेगा वो बनेगा बाह्य स्तर, जो सुरक्षा का कार्य करेगा। उसके बाद जो सेकंड स्तर बनेगा वो बनेगा मध्य स्तर। इस मध्य स्तर में 1 से लेकर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये मध्य स्तर भी नहीं, 1 से 3 ही होगी, फिक्स है ना। तो 1 से लेकर 3 लेयर यहाँ पर होगी इसकी। हो सकता है एक आध कम ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली एवरेज 1 से 3 ही मिलेगी आपको बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद टेपिटम, सबसे जो आंतरिक स्तर होगा वो कौन सा होगा? टेपिटम। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि टेपिटम का कार्य क्या है। तो टेपिटम का कार्य है विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करना। हाँ, मध्य स्तर का भी यही कार्य है। तो ये दोनों स्तर तो यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। ये बनते ही, हाँ, ये तब नष्ट होंगे जब पूबीजाणुजन कोशिका से परागकण बन जाएंगे, तब जाके ये नष्ट हो जाएंगे और इनको पोषण प्रदान करने का यहाँ पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूबीजाणुजन कोशिका, इसमें हुआ समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन से बनेगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाके फिर विभाजित होगी और परागकण यानी कि लघु बीजाणु का यहाँ पर निर्माण होगा। अब सब क्लियर है?
नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। समसूत्री तो ये वाली कोशिका करेगी। हाँ, प्राथमिक पूबीजाणुजन कोशिका तो समसूत्री विभाजन करेगी, और जब समसूत्री से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगी तो ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी। इतना कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है, इतना याद रखो कि भाई ये कोशिका है, इसमें होगा समसूत्री विभाजन, साफ साफ लिख रखा है मैंने ऊपर, ठीक है। और ये समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगी, फिर ये आगे अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण बना लेंगे। वो बिल्कुल इतना सा, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना, इतना सा है, समझ में आ ही गया होगा। तो इधर देखिए, आगे टॉपिक डाल लीजिए, इसके ऊपर ही डाल लो तो ठीक है, अगर जगह हो तो, इस डायग्राम के ऊपर, है ना। तो टॉपिक था ये आपका लघु बीजाणु जनन। हाँ, ये इसी का है चित्र, मतलब जो टॉपिक में डलवा रही हूँ ना आपको, लघु बीजाणु जनन, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ, ये लिख लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु के बनने की जो क्रिया होती है, लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो अपन इसमें एक लाइन लिखेंगे, पहले आप ये डाल लो, ठीक है ना। अब लिखो आगे। तो अगर जगह नहीं है तो बाद में डाल सकते हो, पर ये याद रखना है कि ये लघु बीजाणु जनन का डायग्राम है, क्योंकि इसमें अपन ने इसके लिखो, लिखिए, लघु बीजाणु अर्थात परागकण लघु बीजाणु अर्थात परागकण के निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया, है ना, के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब इधर देखिए, अब ये परागकण बन ही गए, तो अब इनका क्या होता है कि इस परागकोश का स्फुटन होगा। जब परागकण का निर्माण हो जाता है, परागकोश के अंदर बने ना परागकण, जब परागकण बन के रेडी हो जाते हैं तो उस टाइम परागकोश में स्फुटन होता है, मतलब परागकोश फट जाते हैं। स्फुटन का मतलब फटना, ठीक है। और जब ये फट जाते हैं तो यहाँ से परागकण क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर निकल जाएंगे और लैंगिक जनन में भाग लेंगे। उससे पहले हम लिखेंगे परागकणों की संरचना, थोड़ी समझा देती हूँ मैं आपको, लिखवाऊंगी कल, ठीक है ना। तो परागकण की संरचना आप देख लो। नहीं, इसमें भी लिखना है ना, कल लिखाएंगे, अभी टाइम कम है इसलिए।
तो पहले आपको मैं पराकण की संरचना तो बता देती हूँ इसमें। परागकण की संरचना में परागकण को पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो परागकण की संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो बाहर का जो स्तर है इसको बोलते हैं एक्साइन। बाहर वाला स्तर कहलाएगा एक्साइन। वो वाला मिटा दूं क्या? चलो लिख लो, ऐसा करो इसमें जहाँ तक लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे, है ना। तो लिखो, यही चल रहा है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिखो, लघु बीजाणु जनन में परागकणों का निर्माण होता है, ये तो लिखा ही दिया था मैंने। आगे लिखो, कहलाता लिख दिया था ना। इसमें लिखो, इसमें परागकोश की संरचना कल पढ़ा देंगे ना, वो अलग टॉपिक है। फिर ये टॉपिक चल रहा है तो पहले इसको ही कंप्लीट कर लेना, फिर दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें लिखो, आप लिखो, इसमें परागकोश की लघु बीजाणुधानी की, ऐसे लिखो, लघु बीजाणुधानी की। आगे नेक्स्ट लाइन से, लघु बीजाणुधानी की अधोस्तरीय कोशिका, इंग्लिश नाम में लिखा चुकी हूँ इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है ना। अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका आगे जाकर विभाजित होकर, आगे जाकर मत लिखो, अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर आकार में, अधोस्तरीय कोशिका विभाजित होकर आकार में बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और परपशु कोशिका का निर्माण करती है। परपशु कोशिका का निर्माण करती है। परपशु कोशिका भी आगे जाके परपशु कोशिका भी आगे जाके विभाजित होकर परपशु कोशिका भी आगे जाकर विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिकाओं के नाम लिख लो। दो कोशिकाओं के निर्माण करती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुबीजाणुजन कोशिका। पुबीजाणुजन, हाँ, पू लिख के ऊपर बिंदी लगानी है, ठीक है ना। पुबीजाणुजन
कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर, हाँ, प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाती है। यह कोशिकाओं का समूह आगे जाकर स्तरों में व्यवस्थित हो जाता है। स्तरों में व्यवस्थित हो जाता है। आगे जाकर स्तरों में व्यवस्थित हो जाता है। यह स्तर 3 प्रकार के होते हैं। स्तरों में व्यवस्थित हो जाता है। यह स्तर 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए आप, बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा टेपिटम। ठीक है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। हाँ, आंतरिक भी बोल सकते हो, पर टेपिटम नाम है इसका। ठीक है, आगे लिखो बाह्य स्तर। हाँ, लिख लो आराम से। नहीं, हेडिंग नहीं डालनी, इसमें लिखो आगे। बाह्य स्तर परागकणों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बाह्य स्तर परागकणों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। मध्य स्तर की 1 से 3 लेयर पाई जाती है। ऐसे कोष्टक में लिख लेना, मध्य स्तर लिख के ऐसे लिख लेना या तो, ठीक है ना। मध्य स्तर 1 से 3 लेयर ऐसे लिख लो। आगे लिखो मध्य स्तर व टेपिटम। मध्य स्तर लिख के ऐसे लिख लो, 1 से 3 लेयर। फिर आगे लिखो व टेपिटम। हाँ, ऐसे लिख लो। अगर लिख लिया है किसी ने 3 लेयर पाई जाती है तो कोई बात नहीं है। फिर आगे लिख लेना मध्य स्तर व टेपिटम परागकणों को, विकसित हो रहे परागकणों को। मध्य स्तर व टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। थोड़ा रुके, थक होंगे, है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। फिर कल मैं आपको पूर्व बीजाणुजन के बारे में लिखवाऊंगी, तो याद दिलाना भाई, पूर्व बीजाणुजन पढ़ना है अपन को। ये टॉपिक अभी अधूरा है ना। सुनो इधर, ये टॉपिक अधूरा है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। वो तो अलग ही टॉपिक है, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। परागकण की संरचना, उसको हटा दो अभी। ठीक है, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।